गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? मैं नीरू धामा स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल धामा अकेडमी पर। आज हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करेंगे और आने वाली कुछ वीडियोस में हम आपके कंपनी लॉ से रिलेटेड जितने भी लॉज हैं उन्हें कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, जो कि ना आपके सिर्फ बीबीए, एमबीए, बीकॉम का पार्ट है, बल्कि और भी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसमें भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो लेट्स डिस्कस द वेरी फर्स्ट एक्ट टुडे, विच इज द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। शुरुआत यहीं से करेंगे, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं कि क्या क्या हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ऑफ कोर्स इंट्रोडक्शन, क्या हम पढ़ेंगे, क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट और एग्रीमेंट में क्या डिफरेंस है, ऑफर एक्सेप्टेंस क्या होता है, कंसिडरेशन किसे कहते हैं, फ्री कंसेंट क्या क्या मतलब है, या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किसे कहते हैं, और उसके साथ साथ कुछ एग्जांपल्स केसेस के भी हम लोग पढ़ने वाले हैं। सो प्लीज स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग स्लाइड्स एंड ऑफ कोर्स द डिस्कशन। Before starting this act, let us understand that when it passed, कब इन्फोर्स्ड हुई, कब कमेंस हुई और किसके द्वारा पास की गई। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 है, जो कि हमारी पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इनैक्ट हुई। और कब हुई? 1 सितंबर 1872। ये कई बार एग्जाम्स में आता है, अगर आप यूजीसी नेट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो डेट पूछी जाती है। तो 1 सितंबर 1872 को ये कमेंस हुआ। टोटल इसमें कितने सेक्शन है, ये भी एक क्वेश्चन बन जाता है। तो 266 विच इज 266 सेक्शंस आर देयर इन द पर्टिकुलर एक्ट। और कहाँ एक्सटेंट, मतलब कहाँ तक ये एप्लीकेबल है, तो वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस आर्टिकल 370। तो जब तक वो नहीं था तब तक तो ऑफकोर्स जम्मू एंड कश्मीर से एक्सेप्ट थी, बट नाउ इट इज एप्लीकेबल इन ऑल द स्टेट्स ऑफ एंड ऑफकोर्स द यूटीज ऑफ इंडिया। तो पूरे भारत में ये एप्लीकेबल है। इसके साथ साथ सेक्शंस किस तरह से डिवाइडेड है उसको थोड़ा सा देख लेते हैं, कि जो हमारे जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ लॉ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो सेक्शन 1 से लेकर 75 तक आपके हैं। और स्पेशल काइंड्स ऑफ जो कॉन्ट्रैक्ट हैं वो आपके सेक्शन 125 से 238 तक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में मेंशन है। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट तो हम पढ़ रहे हैं, भारतीय कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो हम पढ़ने जा रहे हैं, विच इज द ICA हम कह सकते हैं, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इसमें एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंडियन हमें समझ में आता है, एक्ट हमें समझ में आती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है पहले आज इसको समझेंगे और इतनी डिटेल में समझेंगे कि इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। तो देखिए क्या होता है कॉन्ट्रैक्ट। आपको कुछ इक्वेशन दिख रही होगी, इक्वेशन बहुत सिंपल है, जो आपसे कहती है कि कोई भी एग्रीमेंट अगर इन्फोर्स है लॉ के द्वारा तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। मतलब क्या समझ में आया? कि एन एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ इज द कॉन्ट्रैक्ट। और जो एग्रीमेंट लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है वो कभी भी कॉन्ट्रैक्ट रहेंगे ही नहीं। अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ठीक है, कोई एक पर्टिकुलर एग्रीमेंट है जो कि अगर इन्फोर्सेबल बाय हो जाए लॉ के तो वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा। दैट इज वेरी क्लियर, ओके, नो डाउट। बट क्वेश्चन इज व्हाट दिस एग्रीमेंट इज। एग्रीमेंट क्या होती है? तो चलिए समझते हैं। एग्रीमेंट को अगर आप बहुत आसान भाषा में मैं आपको समझाऊं, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर अपने एक छोटी सी बच्ची से या नेफ्यू से या नीस से मैं बोल रही थी कि कल मैं आपको टॉफी खिलाने पार्क में लेके जाऊंगी। तो मैंने कुछ ऑफर दिया एंड शी एक्सेप्ट दैट, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो गई। ओके, हमारे बीच में एक एग्रीमेंट हो गई, दोनों ने हाथ मिला दिया। ओके, वो कहती मासी हम चलेंगे, एंड आई सेड कि ओके ठीक है आप चलिएगा। तो हम दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट हो गई। लेकिन क्या अगर मैं इसको टॉफी खिलाने ना ले जाऊं तो क्या ये मेरे ऊपर कोर्ट केस कर देगी? आप लोग सोचिए इस बारे में। जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि एग्रीमेंट तो हुई लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हुई। ठीक है, ये एग्रीमेंट तो हुई लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं हुई, इसलिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और इसलिए हम कोर्ट में शिकायत लेके नहीं जा सकते। तो अब मैं समझती हूँ एग्रीमेंट समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा डेफिनेशन से जाते हैं। एनी अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश बाय टू और मोर पार्टीज, की कोई एक हमने अंडरस्टैंडिंग बनाई कि हम किसी भी चीज पे, फॉर एग्जाम्पल कॉफी के लिए जाना है, टी के लिए जाना है, या शादी में साथ जाना है, या पिकनिक के लिए जाना है। तो जब हम उन चीजों के लिए या फिर किसी भी चीज के लिए एनी अंडरस्टैंडिंग स्टैब्लिश बाय टू और मोर पार्टीज इज रेफर्ड टू एज एन एग्रीमेंट। नाउ एज पर दी सेक्शन 2E
In this act, agreement is defined as every promise and every set of promises forming consideration for each other. मतलब एक दूसरे के consideration तो आप समझते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको क्लासेस पढ़ा रही हूँ, तो आप मुझे बदले में लाइक शेयर कमेंट करेंगे. दिस इज व्हाट द कंसिडरेशन यू आर गिविंग, राइट? तो ऐसी कोई भी प्रॉमिस या सेट ऑफ ऐसे प्रॉमिस जिसके बदले में कंसिडरेशन हो, उसे एग्रीमेंट कहते हैं एज पर सेक्शन 2E, सब क्लॉज ई ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. देयरफॉर क्या कहा कि जितनी भी एग्रीमेंट्स हैं वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, जितने भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो एग्रीमेंट हमेशा होंगे. मतलब फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि आज मैं आपसे पूरी आप मुझे प्लीज यहाँ पे साइन कर दीजिए और मैं आपकी पूरी कंपनी को खरीदने के लिए तैयार हूँ. अब देखिए, एग्रीमेंट तो यहाँ भी हुई थी, एग्रीमेंट यहाँ भी हुई है, लेकिन ये एग्रीमेंट अगर मैं आप एक सील लेके आके और उसमें साइन करा दूं, तो ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो जाएगी. और अब इसका अगर ये वॉइड होती है तो लोग कोर्ट में जा सकते हैं और ये हमारा कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगी. जहां आपकी लीगल बाइंडिंग आ जाती है वो आपका कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है. आई बिलीव इट्स वेरी क्लियर टू यू नाउ. मूविंग फॉरवर्ड, सम अदर इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ द सेक्शन 2. आप सबको पता होगा कि किसी भी एक्ट के सेक्शन 2 में डेफिनेशंस होती हैं. तो चलिए अब एक एक करके सारे डेफिनेशंस को पढ़ेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला है प्रपोजल. ये वो प्रपोजल नहीं है जो हम आजकल सुनते हैं और ऑफ कोर्स इट इज काइंड ऑफ दैट प्रपोजल, बट ऐसी इस सिचुएशन को मतलब एज पर दिस एक्ट व्हाट इज प्रपोजल? व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू और टू अब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग. मतलब लेट सपोज ये एक व्यक्ति है और इसने अपनी कुछ इच्छा जाहिर करी दूसरे व्यक्ति को या दूसरे ग्रुप ऑफ व्यक्ति को, कुछ भी आप समझ लीजिए, कि जहां पे मेरा किसी चीज के करने का मन या न करने के लिए मैंने कोई अपनी विलिंगनेस दूसरे व्यक्ति को दिखाई with a view to obtaining the assent that other act or abstain. For example, मैंने आपसे पूछा आज कॉफी पीने चलोगे, तो what I did, I give a proposal. या फिर कहते हैं ना will you marry me, I give them the proposal. Now it might possible he would say yes or she would say yes, और कहे ना भी कह सकते कि चलो भग जाओ, कुछ नहीं कर रहे हम लोग, या हम किसी शादी में इंटरेस्टेड नहीं है. तो यदि मैंने कोई अपनी विलिंगनेस आपके सामने रखी और उसमें मुझे आपके एसेंट की इच्छा है या मैं आपसे आपका एसेंट लेना चाहती हूँ, तो वो आपका प्रपोजल हो जाएगा. जैसे ये भागते हुए आए भाई साहब, मैम मैम विल यू मैरी मी, एंड द मैम सेड नो ब्रो, बिल्कुल नहीं. तो यहाँ पे इन्होंने अपना एसेंट किसी भी तरह से दिया या अब्सटेन किया. सो दिस एक्ट इज नोन एज प्रपोजल. अब दूसरा केस लेते हैं, एक्सेप्टेंस वाला. व्हाट इज दिस एक्सेप्टेंस? एज यू नो, अगर एक जगह से प्रपोजल जाता है तो दूसरी तरफ से या तो एक्सेप्टेंस होता है या रिजेक्शन होता है. तो हम एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करेंगे. क्या कहता है कि व्हेन द पर्सन, व्हाट दे सेड, कि व्हेन द पर्सन टू whom the proposal is made signifies his assent thereto, the proposal is said to be accepted. मतलब एक्सेप्टेंस किसको कहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैम ने, सर जी ने कहा मैम मेरे से शादी करोगी. लेट सपोज इनको सुंदर सी बना देते हैं, इनकी 2 चोटियां हैं. अब ये बोल रहे हैं मैम मुझसे शादी करोगे, और मैम सेड हाँ जी तुमसे शादी करेंगे फॉर एग्जाम्पल, और ये एक्सेप्ट इन्होंने कर लिया. तो द मोमेंट शी एक्सेप्ट, इट मीन्स अब ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट बन गया. या ऑफ कोर्स एक प्रॉमिस इसमें बोलते हैं कि आपने जैसे ही इसको एक्सेप्ट कर लिया तुरंत एक प्रॉमिस बन गया कि मैंने पूछा आप शादी करेंगे और उन्होंने कह दिया हाँ. तो दिस इज व्हाट द एक्सेप्टेंस ऑफ कोर्स, और इसको हम एक प्रॉमिस का भी नाम ले लेते हैं. एग्रीमेंट हमने अभी पढ़ा ही था क्या होती है. ठीक है, एग्रीमेंट इज द सेट ऑफ ऑफर एंड एक्सेप्टेंस. चलिए अब ये भी समझ में आ गया कि मतलब एग्रीमेंट क्या है. 3 इज इक्वल्स टू 1 प्लस 2. जहाँ पे ऑफर और एक्सेप्टेंस होता है वही तो एग्रीमेंट होती है. और यही हमने पहले भी पढ़ा था ना कि मैंने अपनी बेटी से बोला कि वुड यू लाइक टू गो और वुड यू लाइक टू कम विद मी फॉर अ फॉर अ वॉक इन द पार्क. मैंने ऑफर दिया एंड शी सेड ऑफ कोर्स मासी बिल्कुल चलेंगी. तो व्हाट शी गिवन द एसेंट और अपना एक्सेप्टेंस दे दिया, और जैसे ही हमारे ऑफर प्रपोजल और एक्सेप्टेंस हुआ तुरंत वो एक एग्रीमेंट बन गया.
अब क्वेश्चन आता है वॉइड एग्रीमेंट क्या होती है। नाम से तो समझ में आ रहा है वॉइड मतलब जो कि गलत है या जो निल होती है उसको वॉइड कहते हैं, लेकिन यहाँ वॉइड का क्या मतलब है। ऐसी कोई भी एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल ना हो लॉ से, वो वॉइड एग्रीमेंट होती है। व्हाट दे सेड, that an agreement not enforceable by law is said to be void. Got it? Now what is contract? देखिए ये हमेशा पूछा जाता है कि सेक्शन 2H में आपका कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन है, इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। एंड व्हाट दे सेड कि कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू, जो कि हमने पहले इक्वेशन पढ़ ली है, एग्रीमेंट प्लस इन्फोर्सिबिलिटी बाय द लॉ। अब ये टर्म थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है बच्चों के लिए, मोस्टली बच्चों के लिए कंफ्यूजिंग होता है कि क्या है ये वॉइडेबल। वॉइड तो भी पढ़ा था कि जो इलीगल है या जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो तो वॉइड हो गया, लेकिन वॉइडेबल क्या है। अब मैं आपको समझाती हूँ वॉइडेबल क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप इसको एक सिचुएशन से समझेंगे तो आपको बहुत डिटेल में समझ में आएगा। फॉर एग्जाम्पल, देयर वॉज अ मैन जो कि बहुत आराम से वॉक पे जा रहा है। सडनली वहां से एक बहुत बड़ा सा आदमी आया और उसने उसके आके दो चार पिटाई कर दी, इसकी अच्छे से पिटाई कर दी। अब क्योंकि इसने इसकी पिटाई कर दी है तो नाउ इसके पास चॉइस है कि अब ये गया कोर्ट में। कोर्ट में जाके जज साहब ने बोला ऑर्डर ऑर्डर, बताइए आपके साथ क्या हुआ है। अब देखिए, अब सबकी नजरें इस आदमी पर हैं कि ये व्यक्ति क्या कहता है। यदि इस व्यक्ति ने कह दिया कि हाँ मेरे साथ पिटाई हुई थी तो ये केस बन जाएगा, लेकिन अगर इसने कहा कि नहीं मेरे साथ तो कोई पिटाई हुई नहीं, तो ये केस साफ हो जाएगा। तो इसी तरह से होता है वॉइडेबल। लेट सपोज एक पर्सन ने दूसरे पर्सन के साथ एग्रीमेंट करी और उस एग्रीमेंट में कुछ धोखा हो गया, मतलब वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ, मतलब ऑफकोर्स एक एग्रीमेंट तो है ही, इसके साथ धोखा कर दिया लेकिन इसने। अब ये जब कोर्ट में जाता है और जब इससे पूछा जाता है तो इसके पास चॉइस होती है कि वेदर ही वुड से यस और नो। मतलब एन एग्रीमेंट विच इन्फोर्सेबल बाय लॉ एट द ऑप्शन ऑफ वन और मोर पार्टी, कि मेरे हाथ में है, मैं चाहूं तो इसको वॉइड बना सकती हूँ ये कह के कि ये इन्फोर्सेबल बाय लॉ थी ही नहीं, या मैं कह दूं कि नहीं नहीं मेरे साथ तो मारपिटाई हुई है तो मैं इसको वैलिड कर दूं। तो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जो कि वॉइड होना है उसको या नहीं होना है, ये किसी एक या एक से अधिक पार्टी पर डिपेंड करते हैं। आई होप इट्स क्लियर। मूविंग फॉरवर्ड टू द काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसका मतलब टाइप ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। वैसे तो बहुत सारे हैं लेकिन मेजरली हम इसको दो भागों में डिवाइड करते हैं। और किस किस बेसिस पे करते हैं, एक तो होता है बेसिस ऑफ फॉर्मेशन, एक होता है बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। मतलब फॉर्मेशन के बेसिस पे और परफॉर्मेंस के बेसिस पे। अब कैसे कैसे हैं देखिए, समझते हैं। पहला, फॉर्मेशन के बेस पे जो कॉन्ट्रैक्ट है उसका नाम है एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट। मतलब ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां आप बहुत क्लियरली अपने टर्म्स एंड कंडीशन को साफ साफ बता दें। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा मुझसे शादी करोगी एंड दे सेड यस शादी करेंगे, तो दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ ये एक्सप्रेसिव कॉन्ट्रैक्ट था कि दोनों ने मान लिया। अब आते हैं इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट। इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे हम एक्सप्रेस अपने आप को नहीं करते बट हम एक लीगल बाउंडिंग्स में बंधे हुए हैं। इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल है मेट्रो का। वी ऑल नो कि जहां स्टेशन है हम मेट्रो वाले से कुछ कहते नहीं है, हाथ नहीं आगे बढ़ाते हैं, चिल्लाते नहीं है पीछे से, वी जस्ट स्टैंड एंड मेट्रो अपने आप स्टॉप पे आती है, रुकती है, गेट खुलते हैं, हम लोग उस पर अपना सफर शुरू कर देते हैं और उसके बाद जहां हमारा स्टॉप होता है वहां हम उसको डिपार्चर करते हैं। व्हाट दैट मीन्स, इसका मतलब आपका और मेट्रो का एक कॉन्ट्रैक्ट है। मेट्रो लीगली बाउंड है कि उसको हर स्टॉप पे रुकना है, और आपको भी पता है बिना कुछ बोले आपका एक एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट बन गया है जहां आप किसी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है जहां मुझे स्टॉप पे पहुंचना होगा। वो बस अब मेट्रो आएगी, अपने आप विंडोज जो भी उसके डोर्स होते हैं वो ओपन होते हैं, हम उसमें चढ़ते हैं और सब काम होता है। दिस इज व्हाट इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, जहां पे हम एक्सप्रेस नहीं करते बट कॉन्ट्रैक्ट चल रहा होता है। तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। ये थोड़ा सा टफ होता है समझने में, लोग बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन इसको पहले इसकी भाषा से समझे तो कहता है इट इज द ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द लॉ इन एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब एक ऐसी ऑब्लिगेशन है जो कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं था पर फिर भी एक ऑब्लिगेशन बन गई लॉ के द्वारा। मतलब देखिए, सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा क्वाजी होता क्या है।
क्वाजी का मतलब होता है हाफ या अधूरा या आधा, जो कि मतलब आधा अधूरा भी ना कहें तो ऐसे कहें जो कि बहुत फॉर एग्जाम्पल रियल नहीं है या फिर एक्चुअल नहीं है। दिस इज व्हाट क्वाजी। अब यहाँ क्वाजी का मतलब क्या है? अगेन एक स्टेटमेंट से समझाती हूँ, एग्जाम्पल से समझाती हूँ कि आप लोग फॉर एग्जाम्पल वन ऑफ यू वॉज अगेन आप मेट्रो पे फॉर एग्जाम्पल मेट्रो स्टेशन पे आप घूम रहे हैं, आपको मेट्रो नहीं समझ में आ रही है, एंड सडनली क्या हुआ, आप अपने बैग से कुछ निकाल रहे थे और आपका कुछ बहुत कीमती पर्स वहां पे गिर गया। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल वहां पे बहुत कीमती पर्स आपका गिर गया। अब यहाँ पे गार्ड है, गार्ड ने आपका देख लिया, यहाँ पे पर्स पड़ा हुआ देख लिया। अब आपके बीच में कोई बात तो नहीं हुई कि मेरा पर्स गिरेगा आप उठा के लाना, ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन क्योंकि आपकी लीगल ड्यूटी है, अगर आप इसको वापस नहीं करेंगे तो आपके ऊपर शायद केस भी हो सकता है ना। तो आप न चाहते हुए भी एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में आ गए जहाँ पे आपको ये चीज उनकी वापस करनी पड़ेगी। इन्होंने आपको मतलब फॉर एग्जाम्पल इन्होंने पर्स छोड़ा और आपको ये उनको वापस करना पड़ेगा। तो एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक अजीब सी हमारे बीच में एग्रीमेंट हो गई जो कि बिल्कुल ना तो तय थी ना कुछ था, बट हो गई। एक अजीब सा कॉन्ट्रैक्ट हो गया जो कि कॉन्ट्रैक्ट है भी नहीं, लेकिन लीगल बाउंडिंग हो गई है मेरे ऊपर। दिस इज व्हाट द क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट। कि मेरा कोई सामान फॉर एग्जाम्पल गिर गया तो गार्ड की ड्यूटी बनती है कि वो आके मुझे सामान दे, इवन इफ हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट था ही नहीं, बट इट इज क्रिएटेड बाय द लॉ कि मेरे पास लीगल बाउंड्री। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी नेक्स्ट बेस विच इज द बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस। परफॉर्मेंस के बेस पे भी दो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक एग्जीक्यूटेड और दूसरा एग्जीक्यूटरी। अब इसको समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल वन पर्सन सेड मुझसे शादी करोगी, एंड द सेकंड गर्ल और whoever said yes, और दोनों ने जाके शादी कर ली। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए इन्होंने दोनों ने शादी कर ली। तो अब ये कॉन्ट्रैक्ट क्या हुआ कि कॉन्ट्रैक्ट आया, साइन करी, और हमने अपने कोर्ट में जाके हस्ताक्षर कर दिए और हमने शादी कर दी। तो व्हाट इज दिस? अब आपकी ऑल द ऑब्लिगेशंस आर फुलफिल्ड एंड नथिंग नीड्स टू बी डन। अब तो भैया शादी का प्रपोजल था, एक्सेप्ट हुआ, एग्रीमेंट बनी, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हुआ, और लीजिए भाई कॉन्ट्रैक्ट आपका पूरा, आपने दोनों ने ही अपनी ऑब्लिगेशन पूरी कर दी। तो एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट्स वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जहां पे आपका जो ऑब्लिगेशंस है, जो आपकी कुछ फॉर एग्जांपल कुछ टर्म्स है जो आपको एक कॉन्ट्रैक्ट में करनी है, आपने सारी पूरी कर दी। और एग्जीक्यूटरी क्या होता है? एग्जीक्यूटरी होता है फॉर एग्जांपल हमारे बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि आप मुझे ये सामान भेजेंगे और मैं आपको पैसे दूंगी। आपने मुझे सामान तो दे दिया, लेकिन मैंने आपको पैसे नहीं दिए। लेकिन आपने इसमें देखा क्या हुआ है कि मैंने तो दे दिया लेकिन अभी आपने नहीं दिया, तो मतलब एक ने तो पूरी कर दी, दूसरे की कुछ अभी रहती है कंडीशंस पूरी करनी। इन कॉन्ट्रैक्ट्स को कहते हैं एग्जीक्यूटरी, मतलब अभी एग्जीक्यूट होना प्रॉपरली बाकी है। I hope it's clear now. Let's move forward to some other essential elements of the valid contract. मतलब आपका अगर एक्ट देखते हैं तो सेक्शन 10 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कहा जाता है कि कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स बहुत जरूरी हैं किसी कॉन्ट्रैक्ट के होने के। ये आपके एक्ट में लिखा गया है, जिसमें सबसे पहला आता है एग्रीमेंट। ऑफ कोर्स दो लोगों का एक विलिंगनेस एक्सप्रेस करना, ऑफर एक्सेप्टेंस होना चाहिए। हमने पढ़ा था ना, एग्रीमेंट इज इक्वल्स टू ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस, या प्रपोजल प्लस एक्सेप्टेंस इज द एग्रीमेंट। फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं कि गन पॉइंट पे रख के कहते हैं चल नाच या चल शादी कर। दिस शुड नॉट बी देयर। नेक्स्ट, इसको हम बहुत डिटेल में अभी नेक्स्ट पढ़ेंगे, बट पहले यहाँ पे देख लेते हैं। इसका मतलब था कि आप गन पॉइंट पे नहीं कराएंगे काम, आप उनकी पूरी स्वतंत्रता, उनकी पूरी इच्छा से काम होना चाहिए। कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज, ऐसा ना हो कि आपको पता है बहुत सारे जो फ्रॉड होते हैं वो कैसे होते हैं कि जो हमारे घर की मेड होती हैं उनको हम सीधा सीधा उनके नाम पे ट्रांसफर कर दी बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज, बट हमारा लीगल जो हमारे लॉ की आईज में उसे कॉन्ट्रैक्ट समझते ही नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी और वो जो दूसरी पार्टी है उसकी कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। वो आपको कंसिडरेशन में क्या देगा मुझे बताइए, अगर आप उसके नाम पूरी प्रॉपर्टी करते हैं। तो कहते हैं जब आप कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो देयर शुड बी कॉम्पिटेंसी ऑफ द पार्टीज। ऐसा नहीं है कि आप फ्रॉड करने के लिए वो कुछ कॉन्ट्रैक्ट के सो कॉल्ड कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स में आ रहे हैं।
और नेक्स्ट इज लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि मैं कह दूं कि अगर आप आज मुझे फॉर एग्जांपल अगर आज आपने 10 कॉपीज चेक कर ली तो मैं आपके लिए 2 तारे आसमान से तोड़ के लाऊं, तो ये तो सेंस ही नहीं बन रहा भाई। लॉफुल कंसिडरेशन होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप कुछ भी बोलेंगे और कुछ भी चलेगा। नेक्स्ट, लीगल ऑब्जेक्ट होना जरूरी है। ऑफकोर्स हमें पता है उसमें लीगल टर्म और लीगैलिटी इन दैट पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट शुड बी देयर। नॉट एक्सप्रेसली डिक्लेयर टू बी वॉइड, मतलब ऐसा ना हो कि वो कॉन्ट्रैक्ट शुरुआत ही वॉइड हो रहा है या शुरुआत ही इलीगल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल हमारा कॉन्ट्रैक्ट ही यही था कि तुम मुस्कुराई तो मैं चांद तारे तोड़ लाऊं। ये दोनों तरफ से मतलब क्या सेंस ही नहीं है इसका, तो ये तो शुरू होने से पहले ही वॉइड है। तो इस तरह की कॉन्ट्रैक्ट नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा भी कुछ और चीजें हैं जो कि होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट में। आपको सेक्शन 10 में तो मेंशन नहीं है बट देयर शुड बी इन द कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कि कम से कम 2 पार्टीज होनी जरूरी है। ऑफकोर्स आप कॉन्ट्रैक्ट अपने आप से तो करेंगे नहीं। दूसरा, आपकी इंटेंशन होनी चाहिए आपके अंदर एक मतलब जो भी पार्टीज हैं कि लीगल रिलेशनशिप हो, बजाय ऐसा कि आप सिर्फ सो कॉल इनफॉर्मली कर रहे हैं तो वो कॉन्ट्रैक्ट में नहीं आएगा। आपको प्रॉपर एक लीगल रिलेशनशिप एक दूसरे के साथ होनी चाहिए। फॉर्मेलिटीज आप पूरी करेंगे। Certainty of the meaning, it means you should know what that contract means to and how you would follow them. The terms and conditions should be very clear to you. And possibility of performance, as I gave the example of चांद सितारे, वो तो पॉसिबल ही नहीं है उतार के लाना। अब ऐसा नहीं है कि आप सूरज जी को जाएंगे और उनको हाथ में लेके आके और ये लोग मैडम गिफ्ट, नॉट पॉसिबल। So there should be a possibility of the performance of that particular contract, otherwise वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट से, हमारे यहाँ कहते हैं कि बेटा उसको वैलिड रखो, वॉइड ना कर देना। तो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए ये सब होना चाहिए, अन्यथा वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा हो जाएगा, वो कॉन्ट्रैक्ट आपका बड़े बड़े शब्दों में हो जाएगा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू दी टर्म्स, ये तो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है कि ऑफर एंड एक्सेप्टेंस क्या होता है। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि एक पर्सन जो सिग्निफाई करे अपनी विलिंगनेस को किसी चीज को करने या ना करने की, और दूसरे का एसेंट मांगे उस चीज को करने या ना करने का, उसे हम ऑफर बोलते हैं। और एक्सेप्टेंस तो आपको पता ही दिया कि जैसे उन्होंने बोला कि शादी करेंगी और उन्होंने बोल दिया करेंगे, तो मतलब वहां पे एक प्रॉमिस बन जाता है, वहां पे एक एक्सेप्टेंस आ जाता है। ये क्वेश्चन कई बार आता है और इसका नाम कई बार आपको इस तरह से दिखेगा, क्विड प्रो क्वो। इसको बोलते हैं क्वी प्रो क्वो। व्हाट दैट मीन्स, इट इज द कंसिडरेशन। और कंसिडरेशन जैसे कि मैंने आपको समझाया था कि मैंने अगर आपको सामान आपसे खरीदा तो बदले में मैं आपको क्या दे रही हूँ। बदले में ऑफकोर्स मैं आपको कुछ पैसे दूंगी, कुछ कैश दूंगी, अमेजोन पे करते हैं ना, यहाँ पे होम डिलीवरी कराई और वहां पे उसको पेमेंट दे दी। सो दिस इज व्हाट द कंसिडरेशन आई गिव। तो एज पर द डेफिनेशन ऑफ सेक्शन 2 clause D, they said that when at the desire of the promiser, the promisee or any other person had done or abstained from doing, करे या ना करे, or does or abstain from doing or promise to do or abstain from doing something, such act or abstinency or promise is called consideration for the promise। इसको सरल भाषा में मैंने आपको समझा दिया है, ये इसकी सो कॉल्ड डेफिनेशन है, कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना। अब कंसिडरेशन को मेजरली इन्होंने 3 टर्म्स में दिया हुआ है, एक तो पास्ट, एक प्रेजेंट और एक फ्यूचर। मुझे लगता है इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे बताने की जरूरत है। पास्ट कंसिडरेशन वो होती है जो कि आपने पहले ही दे दी, मतलब आपने पहले ही पैसे दे दिए हैं। एक आपने अब दिया है, फॉर एग्जाम्पल आपके पास डिलीवरी आई और आपने बोल दिया अभी कैश ऑन डिलीवरी करके आपने तुरंत के तुरंत वो पैसे दे दिए, तो एग्जीक्यूटेड कंसिडरेशन बोलते हैं इसको। समटाइम व्हाट हैपन कि रुक जाओ मुझे 7 दिन इस्तेमाल करने दो और उसके बाद मैं आपको पेमेंट दूंगी। सम कॉन्ट्रैक्ट्स आर देयर लाइक दिस, सो दीज आर नोन एज future consideration. But one thing which you all need to understand is that if there is no consideration, there would be no contract as per section 25. Now, what is the free consent? As I told you ना कि कॉन्ट्रैक्ट में हमारा फ्री कंसेंट होना बड़ा जरूरी है। लेकिन फ्री कंसेंट का मैंने वो तो समझा दिया कि चलिए गन पॉइंट पे नहीं होना चाहिए, लेकिन वो कहते हैं एज पर दी आर्टिकल, सॉरी आई एम सीइंग आर्टिकल ओनली, सो एज पर द सेक्शन 13 आपके फ्री कंसेंट का मतलब क्या है। वो कहते हैं वो 4 चीजों से फ्री होना चाहिए। हमने कहा कौन सी 4 चीजें, वो कहते हैं वेट बताएंगे। सेक्शन 13 ने क्या बोला, 2 और मोर पर्सन आर सेड टू बी कंसेंट व्हेन दे एग्री अपॉन द सेम थिंग इन द सेम सेंस। कि मतलब मेरे लिए भी, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक ब्लैक हॉर्स था और मैं इसको खरीदना चाह रही हूँ, और आप बेचना भी ब्लैक
हॉर्स हिचा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि हम एक सेम पॉइंट पर सेम चीज पे बात कर रहे हैं, सेम सेंस में बात कर रहे हैं। दिस इज नोन एज कंसेंट। लेकिन सेक्शन 14 आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का बोलता है कि कंसेंट इज सेड टू बी फ्री व्हेन फॉलोइंग आर एब्सेंट, कि सेक्शन 14 के तहत एक कंसेंट फ्री कंसेंट तब होता है जब वो इन चीजों से एब्सेंट होगा। किन चीजों से, मतलब उसमें ये 4 चीजें नहीं होनी चाहिए। सेक्शन 15 के अंदर आती है कोहर्जन। नाम से ही समझ में आ रहा है कोहर्जन का मतलब क्या होता है कि भैया आपकी मार पिटाई हो रही है, आपके ऊपर सीधा एकदम कहते हैं ना गन पॉइंट लगा के और कह दिया बेटा करना है कि नहीं करना है, बताओ चला दें या फिर मान जाओगे। अगर ऐसी कंडीशन आती तो दिस इज व्हाट कोर्जन। सेकेंड है सेक्शन 16 के थ्रू अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है, ये आता है आपके मेजरली आपके फैमिली से रिलेटेड है या आशिकाओं में ये बेहद ज्यादा मतलब प्रेवलेंट है। इसमें क्या होता है कि मैं बोलती हूँ अगर तुमने मुझे हाँ नहीं बोली तो मैं आज ही इंडिया छोड़ के चली जाऊंगी, या आपने कुछ ऐसा किया तो मैं आज ही कुछ ऐसा कर लूंगी। जैसे कि एक कॉन्ट्रैक्ट मुझे याद आ रहा है, केस था, उस केस में देयर वाज वन लेडी and she lost her husband, and there was one, I don't know what that the person was, yes of course उनके देवर थे, and he said कि या तो आप अभी इन पेपर्स पे साइन कर दीजिए वरना मैं भी इसी अग्नि में कूद के अपनी जान दे दूंगा। what kind of thing they were doing? So basically they were doing the undue influence. They're just creating the pressure of the family, बाय द फैमिली, कि भैया याद आप कर दो फिर मैं अभी 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 जा रहा हूँ, मैं अभी अभी कूद जाऊंगा, अभी ये कर दूंगा, बच्चे करते हैं ना, मैं तब कर दो फिर मैं ये कर दूंगा। दिस इज व्हाट द अनड्यू इन्फ्लुएंस। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फ्रॉड ना हो, मतलब आपके किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, किसी भी आपकी एग्रीमेंट की टर्म्स एंड कंडीशन में कहीं धोखाधड़ी नहीं होनी चाहिए। एंड धोखाधड़ी समथिंग विच कुड बी इन एनी फॉर्म, तो वो किसी भी तरह का धोखा नहीं होना चाहिए। दूसरा, मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। सेक्शन 18 के तहत मिस रिप्रेजेंटेशन ना हो। अब मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है, जैसे कि मैंने आपको बताया था ना मुझे ब्लैक हॉर्स चाहिए, आप भी ब्लैक हॉर्स दे रहे हैं, बट उसके लिए ब्लैक हॉर्स का मतलब था लकड़ी का और मेरे लिए मतलब था असली, तो इसलिए मैंने बहुत ज्यादा पैसे दे दिया और उसने मुझे लकड़ी का घोड़ा दे दिया। तो व्हाट काइंड ऑफ थिंग दे हैव डन, दे जस्ट डिड द मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, बोल देते हैं कि नहीं ये तो मैंने अनइंटेंशनली है या फिर ऐसा है, बट नहीं, मिस रिप्रेजेंटेशन का अगर वो केस बन गया और कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया दैट इट इज द मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर सेक्शन 18 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, तो भैया आप सीधा फ्रॉड के उसमें जाएंगे। ये लास्ट आता है, इसको मतलब हालांकि बोलते हैं कि ये नहीं होना चाहिए, बट इसके लिए बहुत अलग अलग मतलब यू कैन से कानून है, भारत में अलग है और बाहर अलग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टेक हमारे भारत में होती है तो व्हेन पार्टी एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट विदाउट द नॉलेज ऑफ द लॉ इन द कंट्री, कि आपको पता ही नहीं था, लेट सपोज हमने कुछ कहा कि यार मैंने तो कॉन्ट्रैक्ट किया, मुझे पता ही नहीं था कि यहाँ की कोई एक्ट भी होती है, यहाँ लॉ है, यहाँ मुझे तो पता ही नहीं था कि यार आप किसी के कास्ट पे कुछ नहीं बोल सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल। सो द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड एंड नॉट वॉइड। फॉर एग्जाम्पल आपको कंट्री का सच में कुछ नहीं पता था, लेकिन अगर इग्नोरेंस हुई है कि मतलब मुझे सच में ही नहीं पता था ये कास्ट वास्ट क्या होती थी, तो बेवकूफ़ी है भाई। आपको यहाँ रहते हुए कितने साल हो गए, अगर आपको वो नहीं पता है, दिस इज समथिंग विच इज नॉट अलाउड, तो आपका कॉन्ट्रैक्ट सीधा वॉइड हो जाएगा, इलीगल हो जाएगा। लेकिन कोई चीज़ ऐसी है, फॉर एग्जाम्पल इंडियन पीनल कोड के अंदर सेक्शन कुछ समथिंग आ रहा है और अब वो आपको शायद कुछ नया था, तो आपकी तो ड्यूटी बनती है बीइंग अ सिटीजन, बट अगर वो सच में आपकी विदाउट नॉलेज के वो कॉन्ट्रैक्ट में आप आ गए तो फिर आपको शायद उसको मिस्टेक मान लिया जाएगा। बट व्हेन इट कम्स टू द फॉरेन कंट्री, सो सच अ मिस्टेक इज ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट। बिल्कुल, क्योंकि भैया हम अपने ही देश का जान सकते हैं, लेकिन हमें बाहर के देश के लॉज एंड उसकी हमसे एक्सपेक्टेशंस कम होती हैं कि हमें वो पता। मूविंग फॉरवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट आता है। अब चलिए हमने कॉन्ट्रैक्ट पढ़ लिया, ऑफर पढ़ा, एक्सेप्टेंस पढ़ा, किस तरह से फ्री कंसेंट होना चाहिए वो पढ़ा, कंसिडरेशन क्या होती है सब पढ़ लिया, कॉन्ट्रैक्ट के टाइप पढ़ लिए, लेकिन आप समझते हैं ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जब कॉन्ट्रैक्ट टूट जाए। तो एज पर सेक्शन 73-75 देर इज अ टाइटल और वी कैन से देर इज अ डिस्कशन ऑन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। व्हाट दिस ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है कि व्हेन either of the parties does not keep
their end of the agreement or does not fulfill their obligation. For example, उसने कहा था कि आप आ जाइएगा कोर्ट में सज धज के, हम शादी करेंगे, ये वेरी गुड। अब वो आ गई, फॉर एग्जाम्पल मैम हमारी आ गई सज के, पूरा प्रॉपर जूड़ा सब कुछ करके वो आ गई हैं, सज के आ गए हैं। अब यहाँ पे जो सर है वो आए नहीं, एंड शी वॉज इन हर ड्रेस और सब कुछ था, एग्रीमेंट तैयार थी, बस साइन करना था, एंड शी इज जस्ट वेटिंग वेटिंग एंड वेटिंग। सो वट ही डज, ही जस्ट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट, इन्होंने सीधा कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया। अब कॉन्ट्रैक्ट किस किस टर्म पे टूटता है उस हिसाब से उसकी अकॉर्डिंगली उसकी वी कैन से ऑब्लिगेशंस और उसके अकॉर्डिंगली उसकी कुछ कार्रवाई उसके ऊपर होती है, तो वो हम डिटेल में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बट कुछ केसेस थोड़ा सा देख लेते हैं कि जो हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के थोड़े से प्रिविलेंट केसेस हैं, जिसमें कि एक इमर्ज्ड ग्लोबल सर्विस प्राइवेट लिमिटेड वर्सेस मिस्टर एम.आर. विद्यासागर एंड एंड्रॉय, ये तो आप पढ़ लेना। जो इम्पोर्टेंट केस आई कुड से, जो बहुत, let's discuss this interesting case which actually fascinate me a lot। ये 1923 का केस है और यहाँ पे आपके लालबंद शुक्ला जी के साथ एक ट्रेजेडी हुई कि उनका नेफ्यू घर छोड़ के चला गया वीकेंड से, और या आप कह दीजिए कि वो बिना किसी को बताए घर छोड़ के चला गया। तो अब उसकी जो आप कह सकते हैं जो लालबंद शुक्ला जी हैं वो बहुत परेशान हुए, एंड ही वाज ट्राइंग टू फाइंड इट आउट, फाइंड हिम आउट एवरीवेयर, बट ही वाज नॉट एबल टू। तो फिर उन्होंने अपने सर्वेंट्स को बोला कि आप एक काम करिए, आप जाइए और उसको ढूंढ के लाइए, जो भी आपका खर्चा होगा ट्रैवलिंग वगैरह का मैं दे रहा हूँ, और जो होगा उसको मैं दे दूंगा बाद में, बट आप जाइए प्लीज ढूंढ के लाइए। तो वन ऑफ हिज सर्वेंट वेंट टू दी हरिद्वार, वहां जाके वो ढूंढने लग गया पीछे से। जब बहुत ज्यादा ढूंढ लिया और वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, काफी दिन हो गए उसको नहीं मिला, तो लालबंद शुक्ला जी ने क्या किया, डिक्लेयर कर दिया एक इनाम 501 रुपए का, कि जो भी मेरे उस भतीजे को या जो भी मेरे नेफ्यू को ढूंढ कर लाएगा, मैं उसे 501 रुपए दूंगा। लेकिन अब हुआ क्या, देखिए व्हाट इंटरेस्टिंग फैक्ट हैपेंड, कि जो हरिद्वार में वो सर्वेंट गया था उसको उनका भतीजा मिल गया, और वो उस भतीजे को पकड़ के घर ले आया। तो अब ठीक है, नॉर्मल हुआ, उसने फिर उसको 20 रुपए दे दिए कि जो भी ट्रैवलिंग का था वो ले लो अपना, जब आप 6 महीने बाद आए हैं तो जो आपका ट्रैवलिंग का 20 रुपए वो ले लीजिए, और उसके बाद बात खत्म हो गई। लेकिन उसके बाद ठीक है, सब चीज़ नॉर्मल हुई, सब कुछ चल रहा था, सडनली कुछ केस हुआ, मतलब दोनों में कुछ प्रॉब्लम हुई, कुछ डिस्प्यूट हुआ, और उसको नौकरी से निकाल दिया। अब जब नौकरी से निकाल दिया तो फिर उसको याद आया, यार 501 रुपए के थे और मुझे तो जो है कुछ कुछ दे भी दिया, तो भी 499 का मेरा जो है नुकसान हो गया है, तो मुझे भी वो पैसे चाहिए क्योंकि मैं ही ढूंढ के लाया हूँ। और उसके मतलब जब आपने डिक्लेयर किया उसके बाद ही मैं ढूंढ के लाया हूँ, तो मुझे वो 501 रुपए मुझे मिलने चाहिए। ये केस गया कोर्ट तक पहुंचा, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस पे डिसीजन दिया कि पहली चीज तो आपको तो नॉलेज ही नहीं थी इस बारे में कि 501 रुपए का कोई रिवॉर्ड इसको ढूंढने के, नेफ्यू को ढूंढने के लिए लगाया गया था। और दूसरा केस, आप तो अपनी सर्वेंट की ड्यूटी करने गए हैं, जैसे जैसे आपके यू कैन से वट एवर योर दैट सुपीरियर, और जो भी आपके मालिक ने आपसे कहा, आप तो वो काम कर रहे थे। तो आप मुझे बताइए आपको किस चीज़ का पैसा चाहिए। तो इसमें जो आपके, आपने जो मास्टर की अपनी ड्यूटी की है, आपने सिर्फ अपना काम ही किया है, इट वॉज नॉट एट ऑल अंडर एनी कंडीशन कि आपको ये रिवॉर्ड के पैसे मिले। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उनकी जो अपील थी वो डिसमिस कर दी। सो सी, दिस इज हाउ थिंग्स हैपन, दिस इज हाउ द कॉन्ट्रैक्ट हैपन्स। सो और जितने भी केसेस हैं वो आप अपने आप थोड़ा सा देखिएगा, बहुत ईजी केसेस हैं। टिल देन मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं अपने नए एक्ट में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, वीडियोस को लाइक करते रहिए, शेयर कीजिए, एंड ऑफ कोर्स इस चैनल को धामा अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर, प्लीज, बाय।